हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं जो विविध था मध्यकाल का जो रह गया था। तो उन सबको हम आज कवर करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को जो मध्यकाल से मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? आपके जगनिक हैं। ठीक है, यहाँ पर जैनक लिखा हुआ है, जगनिक है। नागर, द्रविड़ और वेसर शैली का संबंध किससे है? नागर जो शैली है आपकी, ये तीनों शैलियाँ आपकी मंदिर निर्माण से शैली है, भारतीय मंदिर निर्माण से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि क्या नाम है, जो आपका दक्षिण भारत है यहाँ पर आपका द्रविड़ शैली प्रचलित रही है। जो उत्तर भारत है वहाँ पर आपका नागर शैली प्रचलित रही है। और जो मध्य भारत है यहाँ पर आपका बेसर शैली प्रचलित रही है। अगला क्वेश्चन कहता है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों आपके लखनऊ में है। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल शास्त्र का अवलोकन कर सकें? तो खगोल शास्त्र के संबंध में राजा जय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल आपका जयपुर में है। और जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका किसका था? तो प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा था ये राणा प्रताप सिंह का था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला, इसे जंतर मंतर कहा जाता है, बनवाई थी? राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर है? एमपी दतिया जिले में स्थित है। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर थे। ठीक है, भास्कर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? तो वीणा है, जिसे कि औरंगजेब बजाता था और अकबर आपका नगाड़ा बजाता था। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में अंगकोर वाट जो कंबोडिया में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। वहाँ पर आपका अंगकोर वाट मंदिर बना हुआ है और ये सूर्यवर्मन द्वितीय कार्यकाल के दौरान बनाया गया। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी थी आपकी, उसने भारत में सबसे पहले आपका रेलवे को प्रारंभ किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को रेलवे जनक भी हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है निर्माता दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ स्मारक दिए गए हैं। तो ये एग्जाम में आए हुए हैं कि किसने कौन सा स्मारक बनवाया था, तो इसको देखे लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आपका अलाई दरवाज़ा बनवाया था दिल्ली में। अकबर ने आपका बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, ये कुछ थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं इसलिए अलग से दे दिए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है, हैदराबाद का राजधानी है, वर्तमान में की तेलंगाना की क्या है? राजधानी। ठीक है, और हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि इन दोनों के बीच हुई थी। तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए हैं आपके, लगभग 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट हैं आपके। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। ये सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 के आसपास। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किया था और सिराजुद्दौला इससे लड़ा था और सिराजुद्दौला हार गया था। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच होती। ये क्वेश्चन नहीं आया है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम आपका एक द्वीप है जो कावेरी नदी पर स्थित है। हड़प की नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी है आपका, नागपुर है, सतारा है, ये सब आपके हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन ने किया था। ठीक है, जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कैसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम पे। भारत पर आक्रमण करने वाले
किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजों राज्य में हो गया था? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है एक भी बार। ठीक है, किस एक नहीं पूछा गया है कभी भी। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये बैटिंग ने किया था। वोडेयार कहाँ पड़ता है? वोडेयार मैसूर में पड़ता है। वोडेयार वंश जब समाप्त होता है तब मैसूर साम्राज्य की स्थापना होती है। इसमें आपका टीपू सुल्तान आता है। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, जो कावेरी नदी पर स्थित है। क्लाइव को भारत का गवर्नर कब बनाया गया? 1758 में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। द्वैध शासन नीति को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो मराठों ने किया था। मराठों ने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया था। मुगलों का भी विरोध उन्होंने बहुत किया था। प्लासी का युद्ध अत्यंत ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि देखिए प्लासी का युद्ध जो था आपका एक प्रारंभिक युद्ध था जो मुगलों और आपका अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और इस समय आपके जो जितने भी आपके मुगल थे आपके और जितने भी कुछ अलग प्रांत के लोग थे वो सब हार गए थे, है ना। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया था। इसके बाद जब आपका होता है बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, वो बिल्कुल निर्णायक युद्ध माना जाता है जिस समय आपका अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? भारतीयों को अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। यानी भारत देखो अ, अंग्रेजी शिक्षा इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उस समय बहुत सारी गलत अवधारणाएं गलत मान्यताएं प्रचलित थी, है ना, बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये कम से कम यहाँ पर समाज सुधार हो। और दूसरा उद्देश्य उनका ये भी था कि भारतीय जो हैं उनका हम अपने अपने तरीके से यूज़ कर पाएँ, क्योंकि जब हम उन्हें अपनी शिक्षा देंगे तो वो हमारे जैसे ही काम करेंगे। ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के लॉर्ड मैकाले का जो एक्ट आया था उससे पड़ी थी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव, अंग्रेजी पूछे या आधुनिक शिक्षा पूछे तो वही है। पंजाब में सिख राज्य संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह थे। ये सुरकुचिया मिसल के संस्थापक थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडी गुल के एक आधुनिक शस्त्रागार के स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बंगाल के नवाब सुजातुन से प्राप्त की थी? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बताने को बता देंगे लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। आपको एग्जाम क्रॉस करना है ना कि बहुत सारी चीज़ रटनी है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसने ये प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है या कोई भी वंशांग नहीं बढ़ रहा है तो किसी को गोद नहीं लेगा। ठीक है, इसी के आधार पर लखनऊ है, झांसी है, इन सबको अपने अंडर में ले लिया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी राजधानी। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। ये आपके मैसूर साम्राज्य के थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने जारी किए थे। सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को अंत समाप्त करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध राज्य की स्वतंत्र रूप से स्थापना शहादत खान ने की थी। इसका नाम बहरान उल मुल्क भी था। किसने मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। तो कहता है उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट आपका आलमगीर द्वितीय था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था।
देखिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को छूट दी थी, है ना, लेकिन ये दुरुपयोग कर रहे थे, ये अपना अपना रूल लागू कर देते थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किसने प्रारंभ की थी? ये लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग ने प्रारंभ की थी। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये क्वेश्चन नहीं आया कभी भी, ठीक है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ये भी नहीं आया है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। जब आपका नादिर शाह आक्रमण करता है तो नादिर शाह जो क्या करता है, आपका ताख्ते ताउस में आपका जो राज सिंहासन था उसमें आपका कोहिनूर हीरा लगा होता है, तो उसे ले जाता है कहाँ पर? अपने ईरान। और जब क्या होता है, जब इसकी तोपें कुछ वापस मतलब आपका सिंधु नदी पर गिर जाती हैं, तो रणजीत सिंह उसे निकला को ईरान भेज देते हैं। तो जब वहाँ का शासक आपका आता है शाह शुजा, तो शाह शुजा क्या करता है, खुशी से मतलब उसे खुशी होती है इन सब चीज़ों को लेकर, तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा राणा रणजीत सिंह को भेंट करता है। इसके बाद हम आते हैं आगे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकोट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह हुए थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं आशीर्वाद किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता व धन व आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता और आशीर्वाद दिया था, ठीक है। अर्जुन देव ने दिया था, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया। बताया था ना अभी हमने, सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? आपका बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था। बक्सर आपका गंगा नदी किनारे पड़ता है बिहार में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुरकुच्चे मिसल से संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ले लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की कब्र है, और यहाँ पर ही इसीलिए सिखों का जो नांदेड़ ये प्रसिद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है, मतलब मुगल शासक थे आपके। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ चौथे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन थे? हुए गुरु गोविंद सिंह हुए। इसके बाद आपका कोई भी गुरु नहीं हुए हैं, ठीक है। बंदा बहादुर थे, वो गुरु नहीं थे। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, इसमें आपका अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ हो गए थे। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल तमिलनाडु तमिलनाडु का एक नगर है। बंगाली किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भी ये लाइन बिछाई गई थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके कहते एलिसा एम्पे जो थे आपके मुख्य न्यायाधीश थे। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया था। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। भारत में प्रथम लाइन किसने बिछवाई थी? ये क्वेश्चन नहीं आया है, जॉर्ज जॉर्ज क्लार्क वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपहरण यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने, जो आपके रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, है ना, स्थायी बंदोबस्त थी, ये जो भूराजस्व प्रणालियाँ थी, इनका सबसे ज़्यादा लाभ हुआ तो जमींदारों को हुआ, ना कि कंपनियों को हुआ, ना किसानों को हुआ। सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। किसानों से खूब कर ले लेते थे,
कंपनी को भी नहीं देते थे और अपने पास रख लेते थे। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? ब्रिटेन से निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। जो 18वीं सदी थी, बंगाल में वस्त्र उद्योग पतन हो गया था। पतन हो गया था, क्यों था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगा था, क्योंकि जो भी ब्रिटेन को हम निर्यात करते थे तो तट कर बहुत लगता था। इसलिए हम कोई भी अपने द्वारा बनाए गए माल को हम बाहर भेज नहीं पाते थे। इसलिए हमारा जो उद्योग था वो बिल्कुल पतन हो गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बाग बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जिले में लगाए गए थे। वायनाड कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है। किस अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में होती थी? लॉर्ड मेयो। 1772 के समय आपकी प्रथम जनगणना होती है। 1772, सॉरी 1700 नहीं, आपका यहाँ पर 1872 होगा। ठीक, 1872 में आपकी प्रथम जनगणना होती है, जबकि 1881 से आपकी कंटिन्यू जनगणना प्रारंभ होती है। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो थॉमस मुनरो जो है आपके रैयतवाड़ी से संबंधित है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। भारत में उपनिवेशिक काल में विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो रैयतवाड़ी को मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में उपनिवेशिक शासन में संदर्भ में 1883 में जब का एल्बर्ट बिल आया था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, एल्बर्ट बिल, इसे हम श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। इसमें ये था कि जो आपके भारतीय न्यायकर्ता यानी भारतीय न्यायाधीश हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ भी न्याय सुना सुना सकेंगे। लेकिन ये था कि अंग्रेजों ने विरोध कर दिया कि भारतीय हमें न्याय सुनाएंगे, है ना? तो इसका बहुत विरोध किया अंग्रेजों ने, और फिर ये वापस हो गया, फिर ये आगे चल नहीं पाया। तो ये आपका भारतीयों न्यायाधीश से संबंधित है। ये भारतीयों को अधिकार दिया गया था कि अंग्रेजों के लिए भी वो न्याय सुनाएंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। भारत में भारी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, इसलिए कोई बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर नहीं चल सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के तहत संपूर्ण रूप से अधिकार समाप्त कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी रखें। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किए गए, इसका कारण क्या था? ये क्वेश्चन नहीं आया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो वुड डिस्पैच यानी वुड की घोषणा पत्र को कहा गया था। 1854 में आपका ये आया था। और भारत में आधुनिक शिक्षा जन्मदाता कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में स्थापित किसने किया था? तो डेविड हेयर ने स्थापित किया था। पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बंगाल में स्थापित की गई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात कहाँ स्थापना की गई थी? तो तब बिहार था, है ना? वर्तमान में का झारखंड पड़ता है। ठीक है, तो झारखंड ही सही होगा आपका। पहले बिहार बोलते थे, अब बिहार टूट गया आपका झारखंड में, तो झारखंड में पड़ता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण जो हुआ था आपका प्रारंभ लॉर्ड मेयो के दौरान हुआ था। रेल बजट
रेल विभाग के लिए पृथक रूप से बजट। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना, अब ये नहीं आता है, ठीक है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो 1833 में मिली थी ये छूट। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल्स ऑफ इविल्स कहा था। ये धन के निष्कासन के लिए कहा था। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसलिए इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो नाना सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। नाना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सुलक्षणी के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरिमंदिर साहब की नींव डाली थी? तो मियाँ मीर ने नींव डाली थी। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया, ताकि वहाँ पर अपनी उस इच्छा पूरी कर सकें और अ, यहाँ के शासन का हाथ अंग्रेजों के हाथ में दे दें, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो लगभग अब हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको जरूर कर डालिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से आपको लगभग आपका आधुनिक जो भारत है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा।